Now, good evening, everyone. So, in the today's lecture, we will discuss about the problem based on the Bohr's models. जो Bohr's का एटॉमिक मॉडल हमने डिस्कस किया था, उस पे बेस्ड हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ओके, सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस इन द बोर मॉडल्स, दैट इज हाइड्रोजन एटम्स और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने डिस्कस किया. ओके, एंड नाउ फॉर हीलियम स्पेक्ट्रम डिस्कस किया. एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ डिस्कशन ऑन आयनिक एनर्जी, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी. Ionization energy is the energy that required to remove the electron from the outermost orbit or outermost shell. जो भी किसी भी एटम्स की outermost shell होती है, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी. ओके, सो इन द आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज हमने फॉर्मूला देखा फ्रॉम इन्फिनिटी टू फ्रॉम n, दैट इज जो भी सेल नंबर होगा, एंड दैट इज 0 minus RH ionization energy. Okay, please mute yourself, otherwise I'll remove you. Okay, so this is the formula for ionization energy, and after that we have discussed the Rydberg equations. Anyone tell me the Rydberg equations? 1 upon lambda is equal to RZ square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. Okay, and after that we have discussed some example based on the Rydberg equation पे इस पे example किया था हमने. And lastly we have discussed the frequency of revolutions. Frequency of revolutions is proportional to z square upon n cube. ये भी discuss किया. Okay, and induced radiations भी discuss किया. So in the last lectures also discussed the energy lines of hydrogen atoms. Okay, that is Lyman series discuss किया. Okay, Balmer series discuss किया. Paschen series, next bracket series, next Fond series भी discuss किया. Okay, in that series what is the N1, हर series का एक ground state होता है. Ground state for Lymans के लिए 1 होता है, इसके लिए 2, 3, 4 and 5. That means this is the value of N1 and N2 की value greater than N1 होती है. Okay, clear? Now, so Rydberg equation discuss किया, and इसमें इन द लाइमन सीरीज में डिस्कस किया हमने, दैट इज अगर क्या होगा बेटा, फॉर एग्जांपल इन द लाइमन सीरीज की बात करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल दैट इज लाइमन सीरीज. ओके, 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू, सॉरी 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. This was the formula. Okay, now here n2 is equal to 2 and n1 is equal to 1. Okay, for the Lyman series के लिए तो आपको आइडिया है. Okay, now जब हम ये फाइंड करेंगे तो here what we have find कि सपोज इसको मैं लैम्डा 1 मान लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये वेवलेंथ मैं इस कंडीशन के लिए निकाल रहा हूँ. ओके, सो दैट r 1 square bracket 1 upon 2 is, sorry 1 upon 1 square and 1 upon 2 square. Okay, ये condition आई, and after the solving this equations we have got 3y 4 r. Okay, so that lambda 1 is equal to 4y 3 r. Is there anyone, किसी को कोई प्रॉब्लम है? Now we have know that कि r is equal to 911.5 एंगस्ट्रॉम, ये r की वैल्यू थी.
तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 4y3 इंटू 911.5 एंगस्ट्रॉम। ओके, नाउ फॉर अप्रोक्सीमेशंस मैं इसको क्या लिखूं, इसको मैंने लिख लिया अप्रोक्सीमेट करने के लिए 4/3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम कर लेता हूँ। सो द एग्जाम्पल 304। ओके, सो लैम्डा 1 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। ओके, so here we have got the lambda 1 value of lambda 1, that is 1216 angstrom. Now assume कि जो the n2 that is infinity को टेंस कर रही हो and n1 is equal to 1. okay, now electrons एक्साइट हो रहा टू इन्फिनिटी स्टेट एंड इन्फिनिटी स्टेट से वहां से डी एक्साइटेड हो रहा है। ओके, सो इस केस में वेवलेंथ कितनी होगी, नाउ कैलकुलेट द 1 अपॉन लैम्डा 2। इस केस के लिए मैंने लैम्डा 2 कर लिया एंड हेयर आर एंड जेड की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। नाउ 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ हेयर that is r। okay, and we can call lambda t is equal to 1 upon r, or we can 911.5 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, ये समझ में आया। सो व्हेन वी कैलकुलेट फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1 एंड 2 to 1, नाउ देयर वाज एन कंक्लूजन कि यहाँ पर एक कंक्लूजन निकलता है, दैट इज, इसको आप कंक्लूजन करो स्टार मार्क करके, दैट इज व्हेन वी कैलकुलेट फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, ओके, when we calculate from infinity to 1, okay, infinity to 1 and 2 to 1, okay, so this is called the limiting lines or series limit। okay, that is ओके। नाउ एज्यूम कि अगर हमने इन्फिनिटी से 1 पे ला रहे हैं तो उसकी लैम्डा 1 सबसे कम होती है, एंड 2 से लैम्डा 2 में जा रहे हैं, दैट इज 2 से 1 में जा रहे हैं, तो वहां पर उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ओके, सो वी कैन कॉल कि पास्टियन सीरीज में जो वेवलेंथ का डिफरेंस होता है इतना होता है। ओके, दैट इज 911.5 to 1216। ओके ओके, 1 second। So now, based on the this concept, आपको problem solve करना। okay, now I'll give you some। yes, any problems? Sir, I have a doubt. yes, पूछो बेटा। yes, बोलो बोलो। have you given in the chat box? chat box में भेजा क्या? सर नहीं समझ आया सर, समझ में आ गया। okay, very good। now everyone solve the next question, that is the question 1, or whatever you name that questions, that is the Lyman series of hydrogen atoms can be represented। सर yes सर yes yes
रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? बताते हैं बेटा आफ्टर द क्लास, ओके। So the Lyman series of hydrogen atoms, okay, can be represented by the equations that is nu. Everyone note that the nu, okay, that is 3.28 into 10 की पावर 15 और ब्रैकेट में 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n square S inverse, okay. Now the calculate the minimum and maximum frequency. सर Yes, सर आईपीएल कौन जीतेगा? रिया बख्ते, आपका नेम रिया ही है ना? सर ये मेरा भाई मस्ती कर रहा है। बेटा क्लास चल रही है, ओके। क्लास में ऐसा नहीं करते, अदरवाइज मैं आपके पेरेंट्स को कंप्लेंट करूंगा, ओके। ओके सर, सॉरी सर। ओके, बिकॉज यू डोंट नो द फंक्शन ऑफ जूम्स, ओके। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जूम क्या चीज़ है, ओके। फर्स्ट, जूम में आप कितने देर तक ऑनलाइन रहते हो, दैट इज कितनी देर तक आप क्लास अटेंड करते हो, कब आपने बोला है, कब आपने नहीं बोला है, कब आपने चैट किया है, कितनी देर तक प्रेजेंट रहते हो, कब आप रिमूव करते हो, एवरीथिंग विल बी काउंटेड, ओके। सारी चीज रिकॉर्डेड होती है, बिकॉज यू डोंट हैव द, आप होस्ट नहीं हो। जो होस्ट रहता है उसको सारी प्रॉब्लम्स पता रहती हैं। ये सारी जो भी चीजें कर रहा है होस्ट, दैट इज मैं बोल रहा हूँ, मैं चैट कर रहा हूँ, तुम मुझसे चैट कर रहे हो, तुम किसी और पार्टनर से चैट कर रहे हो, जूम में जो भी चीजें हो रही हैं, बिकॉज आई एम द होस्ट, तो मुझे सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं, मेरे अकाउंट में सारी चीजें पहुंच जाती हैं, ओके। सो अदरवाइज नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसा किया, कुछ भी इरेगुलरिटी है, ओके, जहाँ मजाक का सीन है वहाँ मजाक करो, ओके। जहाँ चल रहा है मजाक वहाँ मजाक करो, नो प्रॉब्लम्स, ओके। ना वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, आपको वहाँ कंसंट्रेट होना जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे, इसमें बेटा आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। मैं आपको पढ़ा के चल जाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट बैच आएगा उसको पढ़ाऊंगा, आपके जैसे बच्चों को और मैं पढ़ा चुका हूँ, ओके। मेरा नुकसान नहीं है, नुकसान आपका होगा। अगर आपका टाइम निकल गया, ये आपको बताने के लिए फिर से आपको मुझे मेरे पास आना पड़ेगा या किसी और टीचर के पास जाना पड़ेगा, ओके। तो प्रॉब्लम्स आपको होने वाली है, आपको दोबारा से टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आपके पास टाइम नहीं रहेगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम से पहले जब आप अटेंड करोगे तब आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो ये सब हरकतें मत करो रिया, ओके। जो भी हो, रिया भक्ते, जो भी आपका नाम है, जो भी है, वट एवर, फर्स्ट तो आप अपना नाम रीनेम करो, ओके। जो भी आपका नेम है वो नियम रीनेम करो, ओके। एवरीवन रीनेम योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल रिमूव, ओके। रिमूव करने के बाद मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ, सो आपको ये क्लास दोबारा अटेंड नहीं कर पाओगे आप, ओके। इफ यू डू नेक्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, अगर आपने की, मजाक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक टाइम होता है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, तब मजाक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे से पूछ सकते हैं रसोड़े में कौन था, आईपीएल कौन जीतेगा, और वट एवर जो पॉलिटिक्स में हो रहा, जो भी है, जो भी चल रहा है, मीम्स वगैरह जो भी चल रहा है, सब कुछ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके।
बट ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग और ड्यूरिंग द लेक्चर्स ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ओके, बिकॉज लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। समझ में आया ना रिया? Now, calculate the minimum and maximum frequency of this series. Now, tell me the answer. आपका maximum and minimum wavelength, sorry, minimum and maximum frequency निकालना, okay? So, थोड़ा सा मैंने इसको ट्रिक किया है, कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा सा क्या ट्रिक किया है, that is in the last स्लाइड में मैंने क्या बताया था, उससे मैंने लैम्डा निकालना बताया था। नाउ लैम्डा का अपोजिट क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी होता है, ओके, दैट इज एच सी वाई लैम्डा होता है ना, एफ इज इक्वल टू, सो यहाँ पर क्या बेटा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी फ्रॉम एन टू माइनस, ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा, ये प्रोपोर्शनल होता है, ओके। नाउ जहां पर लैम्डा ज्यादा होता है दैट इज लैम्डा मैक्स मीन्स V minimum and V max means lambda minimum. Okay. So in the last lecture we have seen कि 2 to 1 जाने पर lambda max आता था, that means 2 to 1 जाने पर न्यू क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी मिनिमम आएगी। ये आपको आइडिया लग गया। नाउ इन्फिनिटी टू 1 आने पर लैम्डा मिनिमम आया था, तो यहाँ पर क्या आएगा? न्यू मैक्स आएगा। तो नाउ सॉल्व कर डालो। अभी मिनिमम के लिए आपको 2 to 1 निकालना है एंड मैक्सिमम के लिए आपको इन्फिनिटी टू 1 करना। नाउ कैसे सॉल्व होगा? दैट इज न्यू मिनिमम इज इक्वल टू 3.28 इंटू 10 की पावर 15 ब्रैकेट 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 2 रख दी बिकॉज ऑफ द मिनिमम दिस केस, ओके। सो इसको सॉल्व करने के बाद 3.28 इंटू 10 की पावर 15 इंटू 3/4 ये चीज आई। नाउ v मिनिमम इज इक्वल टू 2.46 इंटू 10 की पावर 15, ओके। नाउ ये चीज आ गई। इज देयर एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है क्या? नाउ ये आपका आंसर आ गया, ओके। नाउ द सेकंड आंसर व्हेन वी कैलकुलेट द v मैक्सिमम, ओके, दैट इज न्यू मैक्सिमम, ओके। द फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम निकालने के लिए इन दैट केस you have to move from n infinity to n is equal to 1, okay. So v max is equal to, या new max is equal to 3.28 into 10 की power 15 1/1 स्क्वायर माइनस 1 infinity स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? ओनली 3.28 into 10 to power 15 हर्ट्स। क्लियर? हर्ट्स और सेकंड इनवर्स, ओके, बोथ आर द सेम। क्लियर? एनीवन हैव डाउट्स? कोई प्रॉब्लम है किसी को? Now, solve the next problems। अब आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है CS। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम होती है बेटा, चैट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे को, ओके। सुयश, यस यस, एनी प्रॉब्लम? कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ओके, ट्रांसमिशन ट्रांजिशन लिखो इसको। इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, ओके। नाउ इसमें वेव नंबर निकालना है बेटा, ओके। कैन यू कैलकुलेट इट? वेव नंबर निकाल पाओगे? हेलो। यस यस, आर्यन, एनी प्रॉब्लम?
Now if anybody able to solve this problems, वो next problem solve करे. Okay, that is the next problem is calculate the wavelength, frequency and wave number. म्यूट केलं काय? अरे Calculate the wavelength, frequency and wave numbers of light whose time period is 2 into 10 की power minus 10 second. Okay, इसको कैलकुलेट करो. ना दोनों क्वेश्चन को कैलकुलेट करो एंड आफ्टर दैट टेल मी द आंसर. ओके, नाउ इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है एस्टिमेट द लैम्डा इन द सेकंड लाइंस, दैट इज बीटा लाइंस, तो भी आपको कैलकुलेट करना है. ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ first tell me the answer of these two questions. Okay, इज देयर एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चंस नहीं आता है तो बताओ मुझे, आई कैन हेल्प यू. ओके, मैं हेल्प करूंगा आपको क्वेश्चंस निकालने का. ओके, अगर आपको आ ही नहीं रहा है तो मैं उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ. ओके, ना इसको भी कैलकुलेट करो. कैलकुलेट ओके, हैव यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स? Calculate the velocity of electrons placed in second orbit of lithium double positive ion. Also calculate the number of revolutions MBBS Mun per second that it makes around the nucleus. Okay, now calculate ये solve these three questions, इसको solve करो and after that we will discuss
जी सर, जी सर। विश्वराज, विश्वेश, शुभम, श्रेयस, रुचा, रिया, कुणाल, क्षितिजा, दिव्यराज, दर्शन, आर्यन, आर्या, आदित्य, अभय। ओके, आप लोग एक 3 क्वेश्चन सॉल्व करो एंड इसके बाद टेल मी कि अगर नहीं आता तो फ्रेंकली बोलो मुझे, और चैट में आप बोल सकते हो कि सर नहीं आ रहा। ओके, बट आपको ट्राई करना पड़ेगा। ओके, एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई मोर देन थ्राइस। आपको 3 टाइम्स एटलीस्ट ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रैक्टिस कर पाओगे कि हाँ आप बोलो कि मुझे नहीं आ रहा है। अदरवाइज आप तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है। सर वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है? वेव नंबर का फॉर्मूला दैट इज 1/λ और न्यू। ओके, जो वेव नंबर्स हैं, वेव नंबर्स क्या होता है बेटा? 1/λ होता है ना वेव नंबर्स। हाँ हाँ यस सर। सो जैसे हम लोग अभी 1/λ का फॉर्मूला मैंने निकाला है यहाँ पे, 1/λ इज इक्वल टू आर 1 स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके, सो दिस कॉम्बिनेशन 1/λ ही वेव नंबर्स होता है। ओके, जब हम वेवलेंथ को उल्टा कर देते हैं तो वो वेव नंबर्स बन जाता है। समझ में आया? अब है अब है वासम वेकर, यस सर। सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। ओके, सर फर्स्ट का आंसर भेजा है। एक अच्छी बात बताऊं मैं, जो एक और बैच है उसमें क्या ऑलरेडी 56 प्लस बच्चे हैं उस बैच में, 56 प्लस बच्चे। ओके, एंड उस बैच में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के देता हूँ, जैसे आप लोग बोलते नहीं हो, उस बैच में भी नहीं बोलते हैं, बट उस बैच में अगर कोई भी क्वेश्चंस मैं देता हूँ तो सारे बच्चे उसका आंसर करते हैं। आप लोग पार्टिसिपेट करो नहीं करो, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, नो प्रॉब्लम, आंसर मत दो, एटलीस्ट जो क्वेश्चन दे रहा हूँ स्क्रीन में उसका प्रैक्टिस करो। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर का वैल्यू आपको नहीं पता। 1.097 into 10 power 7। यस, 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ओके, आदित्य, द वैल्यू ऑफ आर, एटलीस्ट आप अपना कॉपी रेफर करो ना पीछे का। ओके, जो भी कॉपी मैंने बताया है, जो भी कॉपी मैंने लिखाया है, एटलीस्ट वो तो देखो। ओके, नाउ अभी देखो, द वेव नंबर्स इज द 1/λ। ओके, ना वेव नंबर तो 1/λ होता है ना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। इस न्यू बार को बोलते हैं वेव नंबर्स और इसको बोलते हैं वेव नंबर, दैट इज इक्वल टू आर। और हेयर हाइड्रोजन एटम्स की कहीं बात की है?
for the longest wavelength transmission sir. in Balmer series. Okay, so Balmer series की बात कर रहा हूँ atomic hydrogens, that is atomic hydrogens. तो यहाँ पर atomic hydrogen की जगह पे Z की वैल्यू 1 हो जाएगी. Sir, Yes, yes बेटा, yes आर्या, आपका आंसर आया, बट डोंट नो, मैं आपको बताता हूँ कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है. bye sir. Bye sir. Now from now I will remove you. मैं आपको रिमूव करता हूँ रिया, एंड यू कैन नॉट एबल टू ज्वाइन. अब आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे. Okay, so the value of z, the 1 upon lambda, here if you solve the problem, that is r z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Okay, now the value of z की वैल्यू 1 है, बिकॉज एटॉमिक हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया. एंड द n1 की वैल्यू इन द बामर सीरीज द 2 स्क्वायर. ओके, एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला, तो इसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा है, 3 स्क्वायर. ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा r इंटू 5/36. ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद जब r की वैल्यू पुट करेंगे, सो वी गेट 1.57 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स. दैट इज द वेव नंबर. ओके, नाउ इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट द वेव नंबर्स. This is question number 2. Already first करा था. Question number 3, question number 4. Question number 3, calculate the wavelength, frequency and wave number of light whose time periods is 2 into 10 की power 3. Okay, so आपको डेटा याद है, एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें, that is C is equal to, already you know C is equal to nu lambda, already आप जानते हो. Okay, now here nu is equal to 1 upon t, that is time period, and t is equal to 2 into 10 की power minus 10 given है. second inverse, sorry second given है ये. Okay, now nu is equal to 1 into 2 into 10 की power minus 1 is equal to कितना आएगा यहाँ पे, 0.5 into 10 की power 10. ये क्या आ गया, सेकंड इनवर्स, और वी कैन कॉल हर्ट्ज. ओके, नाउ C is equal to nu lambda. ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी आ गई बेटा, एवरीवन गेट द फ्रीक्वेंसी. C is equal to nu lambda, that is here 3 into 10 की power 8 मीटर is equal to 0.5 into 10 की power 10. This C, this V, and this is lambda. Okay, now the lambda is equal to 3 into 10 की power 8 upon 0.5 into 10 की power 10. now यहाँ से 0 हटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा, that is 6 into 10 की power minus 2 मीटर. that is the value of lambda. okay, clear? 0.06. okay, 0.06 meter. okay, now the wave numbers is the new bar, or we can say 1 upon lambda. okay, now 1 upon lambda की वैल्यू 6 into 10 की पावर minus 2 मीटर है, तो इसका आंसर आ जाएगा, that is 100 upon 6, that is equal to how much, 16.67 meter inverse. okay, now in the last question में क्या था, in the last questions is period. okay, now calculate the velocity of electrons placed in second orbits of lithium ions. okay, velocity निकालना है, second orbit में place है. also calculate the
number of revolutions per second that makes around the nucleus. Okay, now already आप रेडियस का फॉर्मूला जानते हो, Rn is equal to 0.529 into n square by z, यही फॉर्मूला होता है बेटा. Yes, sir. Now here Rn is equal to क्या जाएगा वैल्यू, n की वैल्यू फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिट्स 0.529 into 10 की पावर, दिस इज एंगस्ट्रॉम, minus 10, and here 2 square upon the z की वैल्यू लिथियम, that is 3. 3. So the how much, 2.11 इसका मल्टीप्लाइड करेंगे, that is 0.529 into 4/3 एंगस्ट्रॉम. ओके, सो यहाँ से Rn निकाल सकते हैं हम लोग. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस ऑन द सेकंड ऑर्बिट. तो यहाँ से बेटा मेरा रेडियस आ जाएगा, Rn की जगह मैं R2 निकाल सकता हूँ. क्लियर है? मैंने R2 क्यों निकाला, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी. एंड V2 निकालो, मैं यहाँ पर V2 निकालूं. Vn का फॉर्मूला क्या होता है, एवरीवन टेल मी. 2.165 into 10 की पावर 6 z/n. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर Vn. ओके, नाउ यहाँ से मैं V2 काउंट करूंगा, दैट इज 2.165 into 10 की पावर 6 into the value of z is 3 and value of n is n. Okay, now इसको कैलकुलेट करने के बाद we get 3.27 into 10 की पावर 10. इसको मैं 8 सेंटीमीटर कर सकता हूँ. ओके, now इसको भी आप मीटर से, एंगस्ट्रॉम से मीटर में और फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना. ओके, क्लियर है? और यू कैन, इसको भी आप मीटर में रखना, इसको भी आप मीटर में रख लेना, नो प्रॉब्लम. ओके, क्लियर है बेटा? मीटर मीटर में यूनिट आपको सेम रखना. ओके, नाउ द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस is equal to 1 upon 2 pi r upon v. Okay, that is v upon 2 pi r. now यहाँ पर आपको वैल्यू रखना है this v and this r, इसकी वैल्यू रखना है एंड 2 पाई का वैल्यू रखना है. सो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे. नाउ एवरीवन टेल मी द आंसर. आंसर क्या आएगा? मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, टेल मी द आंसर. Everyone tell me the correct answer. आर्या, आर्या रहाटोले, आप कहाँ पर गलती कर रहे थे? आपको आइडिया लगा बेटा? आर्या, ओके, सो इसको सॉल्व करना एंड आफ्टर दैट हम लोग मूव करते हैं इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस. दैट इज कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ओके, रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी बाद में चलते हैं. बिफोर दैट एस्टिमेट द लैम्डा ऑफ सेकंड लाइन. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5.
Okay, very good beta. Now estimate the lambda of second line. Okay, also called beta lines. Okay, in the Balmer series. Already all of you know that कि last lecture में हमने discuss किया अल्फा बीटा एंड गामा ऑलरेडी डिस्कस किया या नहीं डिस्कस किया? टेल मी एवरीवन. नहीं किया सर. नहीं किया? ओके सो ओके इन दिस लेक्चर्स ये सीन था, आपको याद है ये चीज एवरीवन? ये सीन याद है? यस. ओके सो इस लाइन को बोलते हैं दैट इज एवरीवन अभी केयरफुल देखो that is this line is called alpha line and this line is called beta line, this line is called gamma line, this line is called delta line and this line is called epsilon line. Okay, now you have to remember only these alpha beta and gamma line. इसके ऊपर कभी आएगा नहीं बेटा, आपके सिलेबस में है नहीं, बस जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने डेल्टा एंड गामा बता दिया. ओके, फर्स्ट लाइन दैट इज 2 to 1 पे जो एक्साइटेशन और डीएक्साइटेशन फ्रॉम 2 to 1 हो रहा है यहाँ पर डीएक्साइटेशन, तो उसको बोलते हैं अल्फा लाइन रेडियस. ओके, एंड जब n इज इक्वल टू 3 to n इज इक्वल टू 1 में होता है दैट इज बोलते हैं बीटा लाइन. ओके, ये सब पे एप्लीकेबल है. ओके, इसके लिए ये अल्फा हो जाएगी, इसके लिए बीटा हो जाएगी, इसके लिए गामा हो जाएगी, इसके लिए डेल्टा हो जाएगी, इसके लिए ये अल्फा हो जाएगी, इसके लिए बीटा हो जाएगी, इसके लिए गामा हो जाएगी. अल्फा बीटा गामा. समझ में आया बेटा एवरीवन? यस. ओके, नाउ सो लास्ट लेक्चर की बात हो गई. नाउ अभी देखो यहाँ पर क्या बोला, एस्टिमेट द लैम्डा ऑफ सेकंड लाइन. ओके, सेकंड लाइन ऑल्सो कॉल्ड बीटा लाइन्स. अभी आप समझ रहे हो ना सेकंड लाइन और बीटा लाइन्स में अंतर यस. इन द बामर सीरीज. ओके, सो बामर सीरीज में एवरीवन इधर पे याद करो द फॉर्मूला ऑफ बामर सीरीज दैट इज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. ये चीज होगी द फॉर्मूला फॉर द बामर सीरीज. क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस फॉर्मूले में? एनीवन टेल मी. कुछ भी चीज है, मैंने यहाँ पर जेड नहीं लिखा बिकॉज हाइड्रोजन एटम है तो मैंने जेड अंडरस्टूड है, यहाँ पर एक चला गया. ओके, एंड यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया बिकॉज बामर सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर n1 इज इक्वल टू 2 होता है. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नो सर. Now the 1 upon lambda is equal to r and here that is n is equal to 2, तो इसका ग्राउंड स्टेट हो गया एंड n is equal to 3 इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया एंड n is equal to 4 दैट इज सेकंड लाइन हो गया ना. ये आपका फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन सेकंड लाइन, तो n is equal to 4. यहाँ पर मैं 4 पुट कर दूंगा, यहाँ पे क्या जाएगा 1 अपॉन 4 ऑलरेडी आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर और इसको वी कैन से 2 स्क्वायर. समझ में आया? सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू दैट वी गेट r इंटू 3 अपॉन 16. ओके, और वी कैन गेट लैम्डा इज इक्वल टू 16/3 इंटू 911.5 एंगस्ट्रॉम. ओके, समझ में आया? नाउ हियर वेरी गुड बेटा. कितने एंगस्ट्रॉम आए मैं आपको बताता हूँ. ओके, नाउ ऑलरेडी देखो मैंने, आप क्या कर सकते हो, इसको फिर से आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हो. तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 16/3
912, तो ये 304 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सो 16 into 3 48 64 एंगस्ट्रॉम. ओके, नाउ रिमेंबर एवरीवन स्टूडेंट कि फॉर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, ओके, फॉर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता है. ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के लिए जो अप्रोक्सीमेशन है वो वैलिड होगा, बट यू हैव टू सी द ऑप्शंस. जो भी ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको मैं इसमें डिवाइड करूंगा, दैट इज यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस है ना बेटा, 0.5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 0.5 करूंगा, 16 इंटू 0.5. ओके, तो इसमें अगर मल्टीप्लाइड करूंगा दैट इज, तो ऑलरेडी ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला बेटा. ओके, तो अगर आपको डिफरेंस देखना है दैट इज कितना डिफरेंस होगा, आप मल्टीप्लाइड करके देखो. 16 इंटू, मल्टीप्लाइड करो, अगर मैं इसको ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाइड करूंगा तो लेमडा की वैल्यू आएगी 4861 समथिंग एंगस्ट्रॉम. ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर 3 एंगस्ट्रॉम का एरर आ रहा, ऑलमोस्ट 3 एंगस्ट्रॉम का. ओके, तो ये क्या बेटा, ये तो क्या बोल सकते हैं आप लोग इसको, ये तो सिग्निफिकेंट एरर है, इसमें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. समझ में आया, तो ये आप काउंट कर सकते हो. बट इन द सब्जेक्टिव प्रॉब्लम यू कैन नॉट डू दैट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, बिकॉज यू हैव टू डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशंस. इन सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगी. ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में आपको क्या है कि आप ऑप्शंस में जो डिफरेंस देख करके आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो. ओके, नाउ इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, अ क्लेवर स्टूडेंट इज द वन हु अंडरस्टैंड व्हेन आई कैन अप्रोक्सीमेट एंड व्हेन आई कैन नॉट अप्रोक्सीमेट. ओके, जो क्लेवर स्टूडेंट होता है या जो थोड़ा सा शार्प स्टूडेंट होता है वो समझ जाता है कि कहाँ पे मुझे अप्रोक्सीमेशन करना है, कहाँ पे नहीं करना है. ओके, ऑल ऑफ यू विल हैव द सेम काइंड ऑफ स्टफ, आपको सेम प्रॉब्लम होगी, सेम टाइम होगा, सब कुछ दिया जाएगा. ओके, बट whenever you do such kind of approximation you can save lot of time. okay, आप अपने आप टाइम सेव कर सकते हैं. ओके, एंड आपकी जो सॉल्विंग स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, वो इम्प्रूव होती है. उसको बेटा आपको ध्यान में रखना है. समझ में आया बेटा एवरीवन? दैट इज, नाउ डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स. फाइंड द एनर्जी, दैट इज द काफी अच्छा प्रॉब्लम्स है. Find the energy release when 2 mole atoms of hydrogen undergo thermal transmissions. और सिंपल आप अंडरगो ट्रांसमिशंस कर दो. ट्रांसमिशंस गिविंग transitions spectral lines of lowest energy level. In the visual region of its atomic spectra. ओके, नाउ आपको एनर्जी निकालना है. आंसर शुड बी इन किलोजूल. अगर बेटा मैं किलोजूल नहीं देता, आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेते, आपका आंसर करेक्ट हो जाता. बट आपको किलोजूल में निकालना है, तो यू हैव टू फाइंड द आंसर इन द किलोजूल. ओके,
नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, सो आई कैन गिव यू टाइम। ओके, उस हिसाब से मैं टाइम फ्रेम दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, आई हैव गिवन ओनली यू 1 मिनट, में आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। अगर 1 मिनट में आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद से सॉल्व करूँगा। ओके, आई कैन एज्यूम कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मेरे ऊपर ही सारा भार आपने मेरे ऊपर ही डाल दिया, मुझे ही आपको बताना पड़ेगा प्रॉब्लम्स, मुझे ही सॉल्यूशंस कराना पड़ेगा, आप लोग नहीं करना चाहते। ओके, इफ एनीबडी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, आप लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, दैट इज 7 और 8 जो भी प्रॉब्लम वट एवर। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, इफ एनीबडी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई विल गिव यू, या जो भी आपका गिफ्ट है वो मेरे ऊपर उधार रह जाएगा, मैं उसको जब भी आप सेंटर में ज्वाइन करूंगा तब मैं आपको दूंगा। इफ एनीबडी, आप ये वाला प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो, जो सेकंड वाला मैंने प्रॉब्लम किया, प्रॉब्लम नंबर 7। ओके, कैन यू सॉल्व इट्स? आर्या, आदित्य, अभय, दिव्यराज, क्षितिजा, श्रेयस, शुभम, विश्वेश, विश्वराज। ओके, नाउ सी द प्रॉब्लम्स। आप इस प्रॉब्लम्स को देखो पहले, मैं इस प्रॉब्लम्स को फॉर नाउ मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ओके, नेक्स्ट पेज में इस प्रॉब्लम्स को यहाँ पर मैं पुट करता हूँ। ओके, नाउ find the energy released when 2 moles atoms of hydrogens undergo transitions giving spectral lines of lowest energy level in the visible regions, okay, and its atomic spectra। तो इसमें क्या बेटा, आपको एनर्जी रिलीज निकालना। ओके, द एनर्जी रिलीज यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स लाइक, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दैट इज एनर्जी रिलीज क्या होता है बेटा, एनर्जी दैट इज माइनस आर एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर।
ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, नाउ अभय वसंबर कौन सा प्रॉब्लम्स का बात कर रहे हो आप लोग? सर प्रॉब्लम सेकंड वाला? नो सर अभी जो कर रहे हो वो। अच्छा, ओके, इसका आंसर क्या है मैं अभी आंसर देता हूँ, सो आप फाइंड कर सकते हो करेक्ट आंसर क्या है। ओके, नाउ द फॉर्मूला फॉर एनर्जी, दैट इज, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का, एनर्जी ऑफ एन। ये फॉर्मूला आपकी नोटबुक में लिखा है, ऑलरेडी मैंने बताया। ओके, सो इस फॉर्मूला के बेस पर, दैट इज एनर्जी लेवल, लोवेस्ट एनर्जी लेवल, लोवेस्ट एनर्जी लेवल क्या होगा बेटा? दैट इज E3 infinity से to 1. E2 में आना। क्लियर है बेटा? E3 से E2 में आना, दैट इज, इसमें क्या हो जाएगा अगर मैं इसका फॉर्मूला करूं, आर एच इज इक्वल टू, मैंने वैल्यू आर एच का बहुत सारा वैल्यू लिखाया था, उसमें एक वैल्यू था 1312 किलो जूल पर मोल। ओके, यहाँ पर मैंने जूल इसलिए लिया बिकॉज हम लोग जूल की बात कर रहे हैं। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी मैंने वैल्यू लिखाया था, वो सारा वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। ओके, सो द वैल्यू ऑफ आर एच ऑलरेडी गिवन है in your sheets or in your notebook. So the formula is like this, इस तरीके से हो जाएगा फॉर्मूला, that is minus of RH z square upon n square minus of RH z square upon n square। ओके, यहाँ पर n1 कर दो, यहाँ पर n2 कर दो। सो नॉर्मल आपका जो फॉर्मूला है, दैट इज, मैं इसको डेल्टा ई बोल सकता हूँ फॉर नाउ, और ई एन बोल सकता हूँ। ओके, सो आर एच कॉमन ले लो और जेड भी कॉमन ले लो। सो फॉर नाउ वही सेम फॉर्मूला जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, बस यही फॉर्मूला है बेटा, इसमें घुमा फिरा के इसी पर ही सारा कुछ खेल है जो भी करना है। ओके, सो द वैल्यू ऑफ आर एच इज, कितनी हो जाएगी वैल्यू ऑफ आर एच? दैट इज, यहाँ पर आर एच की वैल्यू 1312 इंटू द वैल्यू ऑफ जेड इज 1 का होल स्क्वायर। नाउ हेयर दैट इज 1 अपॉन, यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर दैट इज, ये n3 हो जाएगा, यहाँ पर n2 हो जाएगा। ओके, बिकॉज हेयर इज n2 एंड हेयर इज n3। नाउ लास्ट में n3 पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर ये 334 हो जाएगा। ओके, क्लियर है? फोर माइनस 1/9। So the answer is delta is equal to 3125 by 36 किलो जूल पर मोल्स। ओके, ना ऑलरेडी आपको आंसर आ गया, दैट इज डेल्टा ई, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इतने किलो जूल पर मोल। नाउ इस किलो जूल पर मोल को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, दैट इज समथिंग, और हाँ, इसको मल्टीप्लाइड करके सॉल्व करोगे आप लोग तो जो भी आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू किलो जूल पर मोल में आंसर आएगा। समझ में आया बेटा यहाँ तक? नाउ फॉर, अभी एक मोल के लिए तो एनर्जी इतनी है, समझ में आया बेटा? तो मुझे क्या निकालना है? फॉर 2 मोल्स एनर्जी, फॉर 2.0 मोल्स, सो दैट इज सेम डेल्टा ई इंटू 2 मोल्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1312 इंटू 5/36, 36 क्या आ जाएगा किलो जूल पर मोल इंटू 2 मोल, मोल से मोल कैंसिल, एंड दैट इज इक्वल टू आ जाएगा अराउंड 364.4 4. किलो जूल। आ गया बेटा? क्लियर है? Yes. एनी डाउट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम्स? ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस
दैट इज, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, दैट इज फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट 0.04 moles of hydrogen gas to the first excited state of atomic hydrogens. Okay, the energy required for dissociation of HH bond in is 436 kilojoule per moles. Okay, also calculate the minimum frequency of photons to break the bond. Okay, also calculate the minimum frequency of photons to break the bond. Okay, now बेटा इसमें दो पॉइंट्स हैं. फर्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको, देयर आर, फर्स्ट आपको H2 से लिसन केयरफुली, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस है और थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चंस है. ओके, नाउ फर्स्ट क्या बेटा, यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं इसमें, फर्स्ट आपको क्या पड़ेगा, टू प्रोड्यूस एटम्स. नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, H2 गैस है अपने पास, इस गैस से मेरे पास 2H एटम्स में जाना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द मॉलिक्यूल एंड दिस इज एटम्स पार्ट. ये समझ में आया. नाउ अगर मैं इसके मोल्स की बात करूं, द मोल्स ऑफ H2 गैस दैट इज 0.041, और इसके मोल्स की बात करूं तो 2 इंटू 0.041 दैट इज इक्वल टू 0.082 मोल्स. क्लियर. H2 गैस के इतने मोल्स में हाइड्रोजन एटम्स के इतने मोल्स हैं. ये तो आपको समझ में आया, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स. नाउ हियर दैट इज नंबर 1 इज टू प्रोड्यूस एटम्स. अगर मैं इस एटम्स को प्रोड्यूस करने के लिए दैट इज समवेयर अराउंड E एनर्जी खर्च होती है. ओके, अगर मैं इसको E एनर्जी यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में E एनर्जी खर्च होती है. एक तो ये एस्पेक्ट हो गया. नाउ सेकेंड एस्पेक्ट इज टू एक्साइट द एटम्स. अभी एटम्स आ गया, अब इस एटम्स को एक्साइट करना पड़ेगा बॉन्ड तोड़ने के बाद. ओके, नाउ इस एनर्जी को मैं क्या बोल दूं, दैट इज एनर्जी ऑफ बी. ओके, मैंने यहाँ पर जस्ट एनर्जी का नेम दिया. ओके, और कुछ भी नहीं है. समझ में आया बेटा. नाउ एंड जो ई आएगा दैट इज ई बी. एक्साइट करने के लिए क्या होगा बेटा, एनर्जी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 और इनटू एन. एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स. अगर एन एटम्स हाइड्रोजन एक एटम्स की बात करता तो यहाँ पर एन नहीं आता, सिंपल 1 हो जाता है. यहाँ पर मैंने एन रखा बिकॉज ऑफ द 2 एटम्स. समझ में आया. सो एन हियर द नंबर ऑफ एटम्स, एन यहाँ पे एटम्स की बात हो रही है. ओके, नाउ फर्स्ट आपको ई ए निकालना है एंड ई बी निकालना है एंड उसके बाद टोटल एनर्जी को ऐड कर देना. ओके, एंड द टोटल एनर्जी आप बोल सकते हो दैट इज द टोटल एनर्जी ई ए प्लस ई बी. टोटल एनर्जी ई ए प्लस ई बी हो जाएगी. नाउ फर्स्ट हमको ई ए निकालना है एंड उसके बाद हमको ई बी निकालना है एंड उसके बाद हमको ऐड कर देना है. ओके, समझ में आया. सो दैट इज, इस केस में क्या होगा, दैट इज ई ए निकालना है. ई ए इज इक्वल टू 0.041 मोल इनटू, एंड वी हैव गिवन की एच एच बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी हमको. सो द डिसोसिएशन एनर्जी जितनी लगेगी उतने ही इसमें मल्टीप्लाइड कर दो, दैट इज 436 किलो जूल पर मोल. तो यहाँ से मोल टू मोल कैंसल, देन ई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाउ मच, दैट इज समवेयर अराउंड 17.876 kilojule. That is the EA, energy required to produce the bond, HH bond. Okay, HH bond produce the energy. Okay, now that is EB. Second EV, EV क्या है बेटा,
that is for EA and that is for EV. Okay, EV is the energy required to excite the electrons. Okay, that is 13 12 somewhere around इतना आएगा, and 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square. Okay, into number of atoms क्या है, n atoms की energy, that is atoms, that is 0.82 joule किलो जूल्स. ओके, समझ में आया. सो EV यहाँ पर आ जाएगी, that is 0.688 kilojoules. Okay, now the total energy required, that is EA plus EV, so that is 17.876 plus 80.688 kilojoule. Okay, both are in kilojoules, तो आप इसको ऐड कर सकते हो, एंड द अप्रोक्सीमेट 98.564 किलोजूल एनर्जी आ जाएगी. ओके, समझ में आया. नाउ अभी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू ब्रेक द इलेक्ट्रॉन्स. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फॉर दैट यू हैव टू पुट द, जितनी भी आपको एनर्जी लग रही है, एनर्जी डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है बेटा, दैट इज H nu is equal to dissociation energy, that is 436 kilojoule. Okay, and this kilojoule इसको हम क्या करेंगे, into 10 की पावर 3 joules कर देंगे. Okay, now इसको जूल कर दिया मैंने. now the number of atoms, यहाँ पर कितने number of atoms आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पर Na से मल्टीप्लाइड कर दूंगा. now यहाँ से आप निकाल लोगे, that is न्यू निकाल लोगे यहाँ से. क्लियर. यस. ओके ओके, ले लिया. ओके, सो यहाँ से आप न्यू निकाल सकते हो. समझ में आया बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम था, जेई में आया हुआ प्रॉब्लम्स है, मैं इसलिए आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे प्रैक्टिस, इसमें आपका लॉस है. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, ओके, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लिमिटेशंस करेंगे. ओके, नाउ दैट इज कैलकुलेट द frequency of revolutions for the electrons of He plus ion when it is at n is equal to 3. नाउ ये क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ ओके बेटा, आदित्य अब है कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कुछ नहीं हुआ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 है. ओके, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग लिसन केयरफुली. दैट इज कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशंस फाइंड करना है. सो ऑलरेडी वी हैव फाइंड दैट क्वेश्चंस, ऑलरेडी इस तरीके से क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग. तो इस केस में क्या होगा बेटा, दैट इज ये आपका इलेक्ट्रॉन्स इस वेलोसिटी से आपको राउंड कर रहा है. ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेडियस निकालना पड़ेगा उसका, एंड Vn निकालना पड़ेगा उसका, एंड द टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा उसका. टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, दैट इज 2 पाई RNY V होता है. ओके, एंड दिट फ्रीक्वेंसी
इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस टाइम पीरियड, तब जाके आपका ये फ्रिक्वेंसी आएगा। ओके, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस पूरा सॉल्व कर चुका है, बस आपको वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। सो दैट इज आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू 3 स्क्वायर बाई 2 in angstrom. Okay, and Vn is equal to 2.165 into 10 की पावर 6 2/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर मुझे इसको मीटर में चेंज करना है तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -10 करूंगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। नाउ डायरेक्टली आई पुट द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन t, दैट इज इक्वल टू Vn अपॉन 2 pi Rn. So the value of Vn 2.165 into 10 की power 6 into 2/3. Okay, now here 2 pi into 0.529 into 9/2 into 10 की power -10. After that solving this क्या आएगा आपका 2.165 into 2 Sir. upon, yes सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, मतलब वो पिछले पेज पर ही रह गई है, दिख अटक नहीं गई रही। है। हाँ सेवेंथ क्वेश्चन ही दिख रहा है। ऐसा है क्या? यस ओके, तो इतना देर से आप लोगों ने बताया नहीं, सर, चैट पे पूछा। अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ। यस 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 सर। अभी स्क्रीन दिख रहा है बेटा आप लोगों को? नहीं, नहीं सर। ये दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 8? यस हाँ यस दिख- सो क्वेश्चन नंबर 7 तो आपने कॉपी किया था या उसको दिखाऊं मैं अभी? सर दिखाओ थोड़ा। Okay. दिखाओ EAEB वाला। So this was the question number 7. कॉपी कर सकते हैं इसको। डन हो गया बच्चों? यस सर। ओके, क्लियर, समझ में आया? हाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, इसको कॉपी करो एंड इसको देखो। ओके, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है इसमें। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड करना पड़ेगा हमको, एंड टाइम पीरियड फाइंड करने के बाद 1 अपॉन टाइम पीरियड करने से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओके,
सो टाइम पीरियड के लिए आर एन की जरूरत पड़ती है एंड वी एन की जरूरत पड़ती है. ओके, सो वी हैव कैलकुलेटेड द आर एन, द वैल्यू ऑफ आर एन एंड वी एन की वैल्यू कैलकुलेट किया. एंड यहाँ पर सारा वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली आंसर आया दैट इज 27 इंटू दैट इज कितना आएगा 3.14, दैट इज वैल्यू ऑफ पाई इंटू 0.53 इंटू 10 की पावर 16. ओके, समझ में आया बेटा? ऑल आर राइट. सो दैट इज हर्ट्ज. इसको सॉल्व करने के बाद यू गेट द 9.6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज. अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू आएगी. दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन. जो रिवॉल्यूशन हो रहे हैं इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहे हैं. समझ में आया बेटा एवरीवन? नाउ इसके बेस्ड पे मैं आपको क्वेश्चंस आज सेंड करूंगा. ओके, एंड आफ्टर दैट आपको ये सारी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द बोर मॉडल्स और एनर्जी है, स्पेक्ट्रम पे, ये सारे आपको प्रॉब्लम जितनी भी हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, रेडबर्ग बामर इक्वेशंस, लाइमन सीरीज वाला प्रॉब्लम, ओके, एनर्जी सीरीज, एनर्जी का प्रॉब्लम्स, एंड जो काइनेटिक एनर्जी वाला प्रॉब्लम्स है उसमें रेडियस है, आर एन है, वी एन है, ये सारे बेस्ड ऑन दीज पोस्टुलेट्स आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. क्लियर? समझ में आया? ओके, एंड आफ्टर दैट ओके, the last heading of today's lecture, that is demerits और limitation of Bohr models. ओके, ये आप लोग लिख लो जाते जाते, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. लिमिटेशन और डिमेरिट्स बोर मॉडल्स. क्लियर? समझ में आया बेटा? दैट इज द नंबर 1 इज बोर मॉडल ने क्या किया बेटा, जो क्लासिकल फिजिक्स है और क्वांटम फिजिक्स से दोनों को कंबाइंड करके उसने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे एज अ पार्टिकल कॉन्सेप्ट कर लिया. ओके, फॉर एग्जांपल दैट इज बोर हैज कंबाइंड concept from classical physics and क्वांटम फिजिक्स. सच एज कैसे कंबाइन किया बेटा, मैं बताता हूँ. उसने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल भी माना उसने. ओके, इलेक्ट्रॉन्स एज अ पार्टिकल कंसिडर किया उसने. ओके, एंड इस पे क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगाया. ओके, एंड इस पे क्या, सर्कुलर फोर्स भी लगाया. जो सर्कुलर फोर्स, सर्कुलर पाथ वाला फोर्स होता है, दैट इज mv²/r. ओके, दैट इज द क्लासिकल फिजिक्स हो गया. जो ये सब चीजें हम करते हैं दैट इज द क्लासिकल फिजिक्स. एंड इस पर जो क्वांटम फिजिक्स लगाया दैट इज mv²/r, वो उसने क्वांटम मैकेनिज्म, क्वांटम एनर्जी से लगाया, क्वांटम फिजिक्स से लेकर लगाया. तो उन्होंने बोर्स ने क्या किया, दोनों फिजिक्स को कंबाइन कर दिया, जो कि जनरली होता नहीं है ऐसा. ओके, क्वांटम फिजिक्स एक अलग फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स एक अलग फिजिक्स है. क्लासिकल फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स, और या बोल सकते हैं न्यूटोनियन वर्ल्ड बोल सकते हैं, जिसमें क्या है, जहां पर न्यूटन्स के रूल वैलिड होते हैं. ओके, जहां पर न्यूटन्स के रूल वैलिड होते हैं. ओके, बट अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन्स की कोई भी एनर्जी लेनी चाहिए. अगर ये चीज होती, फॉर एग्जांपल क्लासिकल फिजिक्स वैलिड होती, तो यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एनर्जी ले सकता था ना. बट उसने क्या किया कि क्वांटम फिजिक्स ऐड करने पे क्या हुआ, एनर्जी क्वांटाइज हो गई उसकी. क्वांटम फिजिक्स ऐड किया ना उसने, एनर्जी क्या बोला इसने, NH/2π बोला, एनर्जी इसकी क्वांटाइज हो गई. क्वांटम फिजिक्स ऐड करने का मतलब ये हुआ. तो यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स लगाया एंड क्लासिकल फिजिक्स लगाया. समझ में आया बेटा? और
एनर्जी, क्वांटाइज एनर्जी लगाया, उसका मतलब ये होता है कि एनर्जी कुछ ही पार्टिकल्स रखते हैं सर्टेन ऑर्बिट्स में ही होती है एनर्जी, उसके बाद एनर्जी नहीं होती है, ये बोर्स ने बताया, बट ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में। ओके, नाउ द सेकेंड लिमिटेशंस, दैट इज he could not explain the spectra of could not explain the spectra of multi electronic species. ओके, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका स्पेक्ट्रम उसने he could not explain the spectra of मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, जिसमें इसने क्या किया, ओनली H एटम्स और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड है। ओके, नाउ द थर्ड लिमिटेशंस, दैट इज नो justifications was given no justifications was given for the quantization of angular momentum, although this was the correct assumption. उसने इसके बारे में कोई भी assumptions नहीं लिखा, that is mvr is equal to nh upon 2 pi बोला था ना इसने, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, बट ऑल्दो दिस वाज द करेक्ट assumptions, उसने ये assumptions लिया, बट इसके बारे में कोई भी रिसर्च नहीं थी उसके पास, कुछ भी इसके पास जस्टिफिकेशन नहीं था, कुछ भी इसके पास रिसर्च नहीं थी, ये कुछ भी बोलने के लिए नहीं था, कहाँ से आया। ओके, समझ में आया। एंड द फोर्थ पॉइंट इज that is he could not explain the formation of chemical bond. Now anybody tell me chemical bond क्यों बनते हैं, chemical bonds क्यों बनते हैं, एटम को स्टेबल होने के लिए, क्या अभय बेटा? एटम स्टेबल होने के लिए। वेरी गुड, एटम्स टू गेन द स्टेबिलिटी, एटम्स को स्टेबिलिटी पाने के लिए chemical bonds फॉर्म होते हैं। ओके, समझ में आया। इसमें आप लिख सकते हो पॉइंट बनाकर, टू गेन द स्टेबिलिटी। ओके, नाउ इनर्ट, देखो इसका एग्जांपल ये है, इनर्ट गैस डज नॉट फॉर्म बॉन्ड बिकॉज इनर्ट गैस ऑलरेडी स्टेबल रहती है, इसलिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। कुछ इनर्ट गैस है जो बॉन्ड फॉर्मेट कर सकती हैं, बट मोस्टली क्या है, इनर्ट रहती हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करती। ओके, सो दिस वाज द रीजन for the chemical bond formation. Okay, but he could not explain the formation of chemical bond, इसने कुछ भी नहीं बताया chemical bond formations के बारे में। Okay, now the fifth point and that is the important point, मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट करके लिखता हूँ, that is splitting of spectral lines in presence of electric field। ओके, इसको बोलते हैं दैट इज स्टार्क इफेक्ट्स। ओके,
now and magnetic field that is called, can anybody tell me? G1 effect. Okay. Now he could not explain the splitting of spectral lines in the presence of electric field that is called Stark effect and magnetic field that is called G1 effects. Okay. Now ये कहाँ से explain हुआ, कैसे explain हुआ, ये चीज मैं अभी हम लोग आगे आने वाले lectures में discuss करेंगे ये चीजें. Okay. This was explained by the azimuthal angular क्वांटम नंबर. यहां से ये चीज एक्सप्लेन हो जाएंगी. तो ये पॉइंट हम लोग जब हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर तब मैं ये पॉइंट वहां पे बताऊंगा आपको. ओके, क्लियर है बेटा, समझ में आया? नाउ इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, दैट इज एंड ऑल्सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रा. फाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा? इसमें बहुत ही पतली लाइन होगी, दैट इज एक बहुत ही पतली लाइन होगी लाइक दिस. ओके, नाउ इसको उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया बिकॉज बहुत ही फाइन लाइन थी. बट इसमें जब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से माइक्रोस्कोपिक से देखा गया तो इसमें क्या बहुत सी छोटी छोटी सी लाइनें होती हैं. ओके, समझ में आया? तो इस स्पेक्ट्रा को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ओके, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रा. ओके, नाउ ये कहाँ से एक्सप्लेन होगा? टेल मी एनीबॉडी. दिस वाज द एक्सप्लेन्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वहां से एक्सप्लेन होगी ये चीजें. ओके, नाउ द नेक्स्ट चीज इज दैट इज doublets in hydrogen atoms. Doublets in hydrogen spectra. Okay, and this was explained by spin quantum number. Okay, so these are the topics for we have study for the next few lectures. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली मैटर्स, डुअलिटी नेचर्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड आफ्टर दैट अनसर्टेनिटी डिस्कस करेंगे. ओके, हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे द क्वांटम नंबर्स. ओके, फॉर नाउ हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन द बेस्ड ऑन द बोर मॉडल्स. ओके, इस पर प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी एंड जो टेस्ट आने वाला है बोर मॉडल से प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है. ओके, एटलीस्ट 3 to 5 प्रॉब्लम्स मैं बोर मॉडल्स पर दूंगा और टफ प्रॉब्लम्स दूंगा. सो यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एनी काइंड ऑफ बुक्स हो, कोई भी बुक्स हो, जेई लेवल की, बोर्ड लेवल की, आपको उससे सॉल्व करना है. ओके, अगर नहीं बनती उसका फोटो भेजो मेरे को, सर ये क्वेश्चन नहीं आता, आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, क्लियर है? इफ एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम्स, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वही बता सकता है, अदरवाइज आई विल स्टॉप फॉर टुडे. Okay, so bye everyone. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Take care.